क्या ल्यूकेमिया पूरी तरह ठीक हो सकता है? जिसको कोई भी रिस्क फैक्टर के एक्सपोजर नहीं है उनको भी कैंसर हो सकती है, स्पेशली ओरल कैविटी। कुछ कैंसर्स में जरूरी नहीं कि जो हेड एंड नेक कैंसर में सब स्मोकिंग किया हो या सब तंबाकू यूसेज रहा हो। तो फीवर और फटीग, इट कैन बी एज सिंपल एज फीवर और फटीग, वेरी वेरी सटल साइंस। हम यूजुअली इग्नोर करते हैं, ज़्यादातर लोग फीवर हो रहा है, कई बार फिर फीवर ठीक नहीं हो रहे, 3-4 हफ्ते उन्होंने कई बार मेडिसिन ले लिया, फिर ठीक नहीं हो रहे, देन दे कम टू हॉस्पिटल एंड देन दे डायग्नोस। एक बार ल्यूकेमिया हो गया तो आपके जो ब्लड का पूरा शरीर का इम्यून सिस्टम पूरी तरह चेंज हो जाता है क्या? चेंज नहीं होते, मॉडिफाई होते। किसी को ल्यूकेमिया है, उसका ट्रीटमेंट चल रहा है, क्या वो इंसान सामान्य जीवन जी सकता है? जैसे शादी करना, बिल्कुल, बच्चे पैदा करना, बिल्कुल, ऑफिस जाना? बिल्कुल। जो ल्यूकीमियाज है, आमतौर पर एक्यूट ल्यूकीमियाज, एक बार ट्रीटमेंट खत्म हो गया 6 महीने के, 1 महीने के, दे विल हैव कंप्लीटली नॉर्मल लाइफ। नमस्कार, मैं हूं अतुल। आप सुन और देख रहे हैं आपका वीकली हेल्थ पॉडकास्ट हेलो डॉक्टर। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी बीमारी की जिनका नाम सुनते ही अक्सर लोग घबरा जाते हैं, ल्यूकेमिया यानी खून का कैंसर। अक्सर इसके बारे में बहुत सारी गलतफहमियां फैली होती हैं। कोई कहता है ये बच्चों की बीमारी है, कोई कहता है इसका इलाज बिल्कुल नामुमकिन है, और कोई इसे सामान्य बुखार की तरह हल्के में लेता है। लेकिन सच्चाई क्या है? इसके लक्षण क्या होते हैं? इसका इलाज कितना मुश्किल है? और क्या ल्यूकेमिया से पूरी तरह ठीक होना संभव है? इन सभी सवालों पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर रमन अगोगी, जो इस फील्ड के धुरंधर हैं और इस टॉपिक को बिल्कुल आसान भाषा में समझाएंगे। वेलकम सर। थैंक यू सर, ल्यूकेमिया जो वर्ल्ड ल्यूकेमिया डे 4 सितंबर को हम मनाते हैं इसकी जागरूकता के लिए, इसे खून का कैंसर, डायरेक्ट ब्लड कैंसर क्यों नहीं कहते हैं? इसके लिए स्पेसिफिक टर्म ल्यूकेमिया क्यों है और क्या अलग है ये? जैसे देखिए, ब्लड कैंसर कई प्रकार की हो सकती है। जैसे ल्यूकीमिया एक हो गया, लिम्फोमा एक हो गया, माइलोमा एक हो गया। सो जैसे हम एक पीस ऑफ लैंड को हम डिवाइड करते हैं, कोई माउंटेन बोलते हैं, किसी को आप प्लेटू बोलते हैं, किसी को आप प्लेन्स बोलते हैं, सो टू नेम एनी रीजन यू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ दैट, वेयर इज़ दैट एरिया। तो आपको इस नाम से आपको एक आइडिया मिल जाता है कि किस प्रकार की एरिया को आप डील कर रहे हो या किस प्रकार की बीमारी को आप डील कर रहे हो। जैसे ब्लड कैंसर में भी काफ़ी वेराइटीज़ होती है। जैसे कुछ कैंसर्स में आपको ल्यूकीमिया, जैसे आप कह रहे हैं, जो ब्लड कैंसर होते हैं आमतौर पर, कुछ वेराइटीज़ होते हैं। लिम्फोमा, इसको भी ब्लड कैंसर ही माना जाता है, बट उसकी जो प्रेजेंटेशन अलग होती है, उसकी जो इन्वॉल्वमेंट जो होती है, जो वेराइटी यानी कि जो सिग्निफिकेंस, उनकी ट्रीटमेंट अलग होती है, उनकी डायग्नोसिस अलग है, उनके आउटकम्स अलग है। सेम तौर पर माइलोमा एक, इसको भी ब्लड कैंसर माना जाता है। माइलोमा वैसे उनकी इन्वॉल्वमेंट अलग होती है। जो बच्चों में होते हैं ब्लड कैंसर ज़्यादातर, जो ल्यूकीमियाज वगैरह, जो माइलोमाज होते हैं वो ज़्यादातर लोग सीनियर लोगों में होता है, यानी कि 60-70 के आसपास लोगों में ज़्यादातर होता है। लिम्फोमा अगेन कैन काफ़ी एज ग्रुप को इन्वॉल्व कर सकते हैं, बट यूजुअली ज़्यादातर केसेस जो लिम्फोमाज होते हैं वो एडल्ट्स में, यानी कि 40-45 एंड अबव ज़्यादातर लोगों में। ब्लड कैंसर अगर आप पूछे तो ब्लड कैंसर सबसे इम्पोर्टेंट है। कुछ कैंसर जो है वो एज स्पेसिफिक होता है। अच्छा, ब्लड कैंसर एक ग्रुप है, उसके स्पेसिफिक आप बता रहे हैं कि ये लिम्फोमा, ल्यूकेमिया वेराइटीज़ होती है। तो इसके लिए आपको भाषा जो होती है, जो लैंग्वेज है, आपको नेमिंग इज़ इम्पॉर्टेंट। नामकरण देना हर एक चीज़ों को आपको आसान हो जाता है। तो आपको उस पर्टिकुलर एरिया को आप जान सकते हो कि उस पर्टिकुलर एरिया को ट्रीटमेंट अलग है, डायग्नोसिस अलग है। आपको गाइडलाइंस बनाना, आपको लोगों को एजुकेट करना, ट्रीटमेंट को आपको ट्रायल्स करके ट्रीटमेंट को और इम्प्रूवमेंट करना, ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स को। तो हमेशा आपको हर एक चीज़ को आपको डिवीजन देना सबसे इम्पोर्टेंट होता है। किसी आप एरिया को रूल करना है आपको या एडमिनिस्टर करना है, you have to divide that into states, into districts, into municipalities, so you refine that areas into divisions, so that आपकी एडमिनिस्ट्रेशन ईजी हो जाती है। आपकी एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट कहाँ क्या करना है, कहाँ प्रॉब्लम्स है आपको। सिमिलरली आपको कोई भी बीमारी को आपको डिवाइड करते हो किस नाम से, या ल्यूकीमियाज को डिवाइड कर रहे हैं हम, बहुत सारी सब डिविजन्स करते हैं ल्यूकीमियाज में भी। किसी को एक्यूट ल्यूकीमियाज बोलते हैं, क्रॉनिक ल्यूकीमियाज।
तो ऐसा डिवीजन करने से हमें उसकी सीवियरिटी क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है, उसके ट्रीटमेंट कैसे होते हैं, तो सारे के सारे इसको समझाइए जरा, एक्यूट और क्रॉनिक कैसे अलग है। जैसे एक्यूट ल्यूकीमिया से ल्यूकीमिया थोड़ा समझा भी दीजिए कि शरीर में होता क्या है। जी जी, सो ल्यूकीमिया जैसे हम कह रहे हैं ल्यूकीमिया एक ब्लड कैंसर है। तो ल्यूकीमिया मीन्स ल्यूक इज, अगर आप लिटरल मीनिंग आप जानोगे, ल्यूकीमिया मीन्स वाइट, ल्यूक इज वाइट, ईमिया मीन्स एनी ट्यूमर, इसको ईमिया बोल, यू नो, इट्स ट्यूमर। अच्छा। तो ल्यूकीमिया इज ब्लड ट्यूमर इन लिटरल सेंस। तो ल्यूकीमियाज होती है यूजुअली ब्लड से ओरिजिन होके, यानी कि ब्लड सेल से ओरिजिन होके जो ट्यूमर बन रहे हैं, जो कैंसर हो रहे हैं, दैट इज ल्यूकीमिया। अब ब्लड तो आपको आपने सुना होगा, ब्लड में काफ़ी वेराइटीज़ होती है, जैसे हीमोग्लोबिन होते हैं, WBC होती है, प्लेटलेट्स होती है, वाइट सेल्स, रेड सेल्स, यू नो, प्लेटलेट्स। तो कैंसर भी हर एक सेल्स को अफेक्ट कर सकते हैं, बट मेजॉरिटी जो कैंसर्स होते हैं वो वाइट सेल्स का इफेक्ट की वजह से होते हैं, जो ब्लड कैंसर, इसलिए ल्यूकीमिया बोलते हैं। अच्छा। कुछ कैंसर ऐसा है जो रेड सेल्स, प्लेटलेट्स का भी इन्वॉल्व हो सकती है, जैसे पॉलीसाइथेमिया वेरा करके बीमारी होती है, जो रेड सेल्स की ज़्यादा बढ़ने की वजह से हो जाता है। बट मेजॉरिटी जो है बाय एंड लार्ज इट इज़ अफेक्टिंग द वाइट सेल्स, WBC को अफेक्ट करता है, और उसी को हम ल्यूकीमिया कह रहे हैं। और ल्यूकीमिया में कुछ एक्यूट होता है, कुछ क्रॉनिक होता है। जो एक्यूट ल्यूकीमियाज होती है यूजुअली दे आर लाइफ थ्रेटनिंग। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो हमें जानना चाहिए, एक्यूट मतलब अचानक से हो गया, एक्यूट मीन्स सडन, एक्यूट मीन्स सडन, लिटरल मीनिंग इज एक्यूट इज सडन, और क्रॉनिक इज लॉन्ग टर्म, धीरे धीरे डेवलप हुआ, धीरे धीरे जो भी हो रहा है उसको क्रॉनिक बोलते हैं। एक्यूट मतलब सडन इवेंट भी हो, तो क्योंकि उसकी जो ड्यूरेशन है, यानी कि जो डेवलप होने का ड्यूरेशन, और उसकी जो एग्रेसिवनेस, और उसकी ट्रीटमेंट से लेके उसकी मोर्टालिटी बहुत शॉर्ट पीरियड में होती है। उसको शुरुआत से लेके अगर हमने ट्रीटमेंट नहीं दिया तो उसकी कोर्स, और इट कैन टेक, यू नो, समबडी कैन सकम टू द इलनेस, यानी कैंसर की वजह से मौत हो सकती है। ये जो ड्यूरेशन है बहुत शॉर्ट हो सकती है, विच शॉर्ट इन द सेंस इट कैन बी फ्यू मंथ्स, इसलिए हम इसको शॉर्ट ड्यूरेशन यानी कि एक्यूट बोलते हैं। अगर आप क्रॉनिक कंपेयर करोगे तो क्रॉनिक इज़ अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस। उस शुरुआत होके उसकी कोर्स, यानी कि मरीज को सिम्टम्स कॉज करने में, या उसकी बाद में अगर ट्रीटमेंट नहीं ले तो उसकी वजह से जो मोर्टालिटी होती है, ये सारी जो प्रोसेस है वो ईयर्स, इट कैन टेक ईयर्स। क्रॉनिक में टाइम मिल जाता है, इलाज टाइम मिल जाता है, हमें उसको क्रॉनिक बोल रहे हैं। और एक्यूट में मतलब है कि ये बहुत सीरियस है, लाइफ थ्रेटनिंग है, यानी कि ट्रीटमेंट भी इतना इमरजेंसी बेसिस पे करना पड़ता है। अच्छा, इसके सिम्टम्स पे अगर हम आए, एक्यूट और क्रॉनिक दोनों के बताइएगा, क्या सिम्टम है ल्यूकीमिया के, और ये सिम्टम किस और डिजीज से मिमिक करते हैं? सो जैसे हम कह रहे हैं जो ब्लड कैंसर है, जो ब्लड तो हर जगह है, तो अगर कंपैरेटिवली अगर दूसरी कोई एक पार्ट की कैंसर आप कंपेयर करोगे तो किसी एक पार्ट को होगा, यानी कि ब्रेस्ट कैंसर हो गया, कोई लंग कैंसर हो गया, तो उसके रिगार्डिंग सिम्टम्स हमें पता चलेगा मोटा मोटा। ब्रेस्ट कैंसर है, कोई लंप पता चलेगा, कोई घाट लग रहा है नो ब्रेस्ट में, तो हमें पता चलेगी कि उसकी सिम्टम है ये। जैसे लंग कैंसर है, उसके सिम्टम हो सकते हैं कि कॉफ हो या चेस्ट पेन हो, उस एरिया की सिम्टम्स होगी ज़्यादातर केसेस में। लेकिन ब्लड कैंसर ऐसा है तो ब्लड तो हर जगह पार्ट में है, तो ऐसा कोई एक पार्ट की तो नहीं है। तो कई बार इसलिए ब्लड कैंसर कई बार डायग्नोज नहीं भी हो पाती है, क्योंकि कोई स्पेसिफिक सिम्टम्स होती नहीं इसमें। इट कैन बी वेरी सटल सिम्टम्स टू वेरी लाइफ थ्रेटनिंग, लाइक फीवर एंड फटीग। इट कैन हैव वेरी सटल, कोई फीवर, अचानक थकान लग रहा है, तो हमें टेस्ट किया तो हो सकता है कि उसका हीमोग्लोबिन कमी हो, और आगे जाके टेस्ट और करेंगे तो उसमें पता चलेगा वाइट सेल्स की ज़्यादा बढ़ी हुई है उसमें, तो ये कैंसर भी हो सकते हैं। इट कैन बी एज सिंपल सिम्टम लाइक अ फैटिग टू अ लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन लाइक यू नो सम सीरियस ब्लीडिंग इन द ब्रेन। कई बार ल्यूकीमिया यानी कि ब्लड कैंसर्स में प्लेटलेट्स वगैरह बहुत कम हो जाता है, एक्यूट ल्यूकेमियास में स्पेशली, और वो अचानक प्रेजेंट कर सकते हैं कैसी ब्लीडिंग से, ब्रेन में ब्लीडिंग हो जाता है, प्लेटलेट क्लॉट करता है ब्लड को, ब्लीडिंग हो जाके या क्लॉट होके या लंग्स में ब्लीडिंग होके, तो इतना सीरियस भी प्रेजेंट कर सकते हैं कई बार।
कुछ लोग प्रेजेंटेशन में इन्फेक्शन के साथ प्रेजेंट करते हैं। जैसे वाइट सेल्स जो है कैंसरस हो गया, तो वाइट सेल्स की जो मेजर ऑब्जेक्टिव है वो इम्यूनिटी का, यानी कि इन्फेक्शन से फाइट करना। जब भी ये वाइट सेल्स इफेक्ट हो जाता है कैंसर की वजह से, आपका जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो डिसफंक्शनल हो जाती है। जब भी इम्यून सिस्टम डिसफंक्शनल हो गया तो अचानक इन्फेक्शंस हो जाते हैं, निमोनिया से लेके कहीं भी, या ब्लड इन्फेक्शन से लेके कहीं भी इन्फेक्शंस होने का रिस्क है। सो कई बार एक्यूट ल्यूकीमिया के पेशेंट्स ज़्यादातर प्रेजेंट करते हैं इन्फेक्शन की वजह से, फीवर की वजह से। फीवर क्यों आता है? अगेन सम इन्फेक्शन हो जाता है तो फिर उसकी वजह से फीवर के प्रेजेंट, या हीमोग्लोबिन कम है तो सांस फूलना से लेके फिटीग, थकान जल्दी लगना। स्किन कलर भी चेंज होता है क्या? बहुत एडवांस्ड हो गया, अच्छा। हीमोग्लोबिन बहुत कम हो गया तो पेल दिखना, जैसे पेलार, वो भी एक साइन हो सकती है कैंसर की। या कुछ कैंसर्स में ब्लीडिंग हो जाती है, या रैश होना बॉडी के अंदर, वाइट प्लेटलेट्स कम होने की वजह से, जो प्लेटलेट्स कम होने की वजह से तो पिटीके बोलते हैं, उसकी वजह से प्रेजेंट होती है। तो आप ऐसे बता रहे हैं, फिर तो इसको डायग्नोज करना और सेल्फ, आप कहते हैं ना कि लोग की सेल्फ अवेयर रहिए अपने सिम्टम्स के प्रति। राइट। तो फीवर और फटीग, इट कैन बी एज सिंपल एज फीवर, और फटीग, वेरी वेरी सटल साइंस हम यूजुअली इग्नोर करते हैं। ज़्यादातर लोग फीवर हो रहा है, कई बार फिर फीवर ठीक नहीं हो रहे, 3-4 हफ्ते उन्होंने कई बार मेडिसिन ले लिया, फिर ठीक नहीं हो रहे, देन दे कम टू हॉस्पिटल एंड देन दे डायग्नोज। सो सिम्टम्स को लेके कई बार बहुत छोटी हल्की सिम्टम्स भी हो सकती है, सेम टाइम दूसरी मरीज को बहुत सीरियस सिम्टम्स के साथ भी प्रेजेंट करता है। क्या जो हम कंप्लीट हीमोग्राम कराते हैं ब्लड टेस्ट, उसमें कुछ समझ में आ सकता है? बिल्कुल। सो बेसिक जो टेस्ट होगी ब्लड कैंसर्स की डायग्नोसिस के लिए, तो वो सबसे इम्पोर्टेंट है जो CBC, जो कंप्लीट ब्लड काउंट हम कराते हैं। सो दिस इज़ द मोस्ट बेसिक टेस्ट, और उसी से अभी भी आपको ऑलमोस्ट 50-60% इन्फॉर्मेशन मिल जाते हैं किस प्रकार की इलाज हम, मतलब बीमारी को हम देख रहे हैं, या एक्यूट ल्यूकीमिया या क्रॉनिक ल्यूकीमिया। अगर एक्यूट ल्यूकीमिया है, अगेन विच वेराइटी, ये कोई AML बोलते हैं यानी कि माइलॉइड ल्यूकीमिया, या ALL बोलते हैं लिम्फोइड ल्यूकीमिया, तो कौन सी वेराइटी है, कौन सी सबसेट है, कौन सी, तो ज़्यादातर इन्फॉर्मेशन आपको 50-60% इन्फॉर्मेशन मिल जाता है। लेकिन कंफर्मेशन के लिए हमें और भी आगे टेस्ट करते हैं, जैसे हम बोलते हैं फ्लो साइटोमेट्री, यानी कि ये कौन सी वेराइटी है, कौन सी सेल ऑफ ओरिजिन कहाँ है इसकी, किस लीनिएज से आ रहा है। जैसे हम ब्लड सेल्स अब देखोगे, वाइट सेल्स, उसमें काफ़ी सबसेट्स होती है। वाइट सेल्स में न्यूट्रोफिल्स आपने सुना होगा, लिम्फोसाइट सुना होगा, ऐसा वेरियस सबसेट्स होती है। तो ये किस प्रकार से लीनिएज से आ रहे हैं, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें आगे का टेस्ट करने से, यानी फ्लो साइटोमेट्री करने से पता चलेगा। एक बार हमें लीनिएज पता किया तो फिर अकॉर्डिंगली हम ट्रीटमेंट उसको डिज़ाइन करते हैं। अच्छा, आप बता रहे थे AML और ALL, इसके बारे में एक और लोगों में ये जानकारी भी है कि ये बच्चों को ज़्यादा होता है। AML और ALL कैसे अलग है? इसमें से बच्चों को कौन सा होता है ल्यूकेमिया, और यूथ को कौन सा होता है? राइट। सो मोस्ट पीडियाट्रिक ब्लड कैंसर्स, यानी कि जो बच्चों में जो होता है, अराउंड 90% जो होता है ALL, यानी कि एक्यूट लिम्फोइड ल्यूकीमिया ALL होती है, और ALL ज़्यादातर बच्चों में होता है, ज़्यादातर। आप देखो, अगर अडल्ट और इसमें कंपेयर करोगे, बुजुर्ग लोगों में भी ल्यूकीमियाज होती है, मोस्ट ऑफ दीज ALLs आर इन द किड्स। एंड इम्पॉर्टेंट थिंग इन जो किड्स में होता है, यू कैन ट्रीट देम, क्यूर रेट्स बहुत ज़्यादा है अगर हम ALL जो होता है वो बच्चों में कंपेयर टू द अडल्ट्स। जो अडल्ट्स में जो क्यूर रेट्स है वो बहुत कम होती है कंपेयर टू द किड्स। किड्स में ट्रीटमेंट करना और इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छा है, अगर स्पेशली ALL की बात करें। तो इसमें क्या सिम्टम्स सर बच्चों और बड़ों में अलग अलग होते हैं, ऐसा कुछ है? ज़रूरी नहीं है। जैसे बच्चों में इन्फेक्शन की वजह से ज़्यादातर लोग प्रेजेंट करते हैं, या कई ब्लीडिंग स्पॉट्स की वजह से प्रेजेंट करते हैं, फिटीग, या रिसेंट कई चोट लगी उनको ब्लीडिंग हो रहा है, एक्सेस ब्लीडिंग हो रहा है, देन यू डू ए ब्लड टेस्ट, कई बार ऐसा भी पता चलता है। ज़रूरी नहीं कि एक ही सिम्टम से लोग प्रेजेंट करें, सिम्टम्स कैन वेरी, बहुत अलग अलग पैटर्न से प्रेजेंट कर सकते हैं। बट अगर देखो तो ज़्यादातर लोग या फिटीग
इजी फैटिग या इन्फेक्शंस। आमतौर पर इंडियन सिचुएशन में वी सी लॉट ऑफ किड्स प्रेजेंटिंग विद इन्फेक्शन एज द फर्स्ट सिम्टम। जैसे वो प्रेजेंट किया इन्फेक्शन के लिए, फीवर के लिए, आप एवेल्यूएट करोगे तो आप पता चलेगा ब्लड कैंसर है। तो मेजॉरिटी अभी भी प्रेजेंट करते हैं इन्फेक्शन यानी कि फीवर के साथ प्रेजेंट कर सकते हैं। अच्छा सर, कोई भी कैंसर होता है बॉडी में, उसके कुछ कॉज हमको मोटा माटी समझ में आते हैं कि अगर ओरल कैंसर है तो कुछ टोबैको की हिस्ट्री रही होगी, लंग कैंसर है तो क्या पता सिगरेट से या कुछ स्मोकिंग से। इस कैंसर में, ब्लड कैंसर में, ल्यूकेमिया में, मैं पढ़ रहा था कोई एक कारण समझ में नहीं आ रहा था। कुछ हद तक ये चीज़ें समझ में आ रही थी कि जेनेटिक हो सकता है। अच्छा, उसके पहले, शूट से पहले हम बात भी कर रहे थे कि कैंसर क्यों होता है। इसके पीछे एक मैं पढ़ रहा था कि आपको अनलकी, जो हम बात कर रहे थे कि आप अगर अनलकी हैं तो आपको हो सकता है कैंसर। तो इस ब्लड कैंसर में, ल्यूकेमिया में, हम कैसे, क्या कॉज समझ सकते हैं कि क्यों होता है, और क्या ये खान पान, जीवन शैली से जुड़ा हुआ होता है कॉज इसका? सो अनलाइक जो हम ज़्यादातर सॉलिड कैंसर से बात करें, जैसे सॉलिड का मतलब जो ऑर्गन स्पेसिफिक लंग कैंसर, आप अभी पूछ रहे थे कि लंग कैंसर की सर्टेन स्पेसिफिक रिस्क फैक्टर्स है, जैसे स्मोकिंग से लेके, एयर पोल्यूशन से लेके, जो सर्टेन इनहेलेशन से लेके, ओरल कैविटी में हम आमतौर पर टोबैको च्यूइंग, गुटखा, इस टाइप की जो यूसेज की वजह से रिस्क बढ़ जाती है। लिवर कैंसर में अल्कोहल जो है लिवर कैंसर के लिए काफ़ी रिस्क फैक्टर बन जाती है। तो सर्टेन ऑर्गन स्पेसिफिक जो कैंसर है उसके लिए हमें रिस्क फैक्टर्स आइडेंटिफाई किया जाता है, बट रिस्क फैक्टर अगेन 100% नहीं होता है कि कोई एक पर्टिकुलर रिस्क फैक्टर है तो उसको कैंसर हो जाएगी। एट द सेम टाइम जिसको कोई भी रिस्क फैक्टर के एक्सपोजर नहीं है उनको भी कैंसर हो सकती है। स्पेशली ओरल कैविटी, कुछ कैंसर्स में जरूरी नहीं कि जो हेड एंड नेक कैंसर में सब स्मोकिंग किया हो या सब तंबाकू यूसेज रहा होगा, बट मेजॉरिटी में हमें आपको ये एसोसिएशन मिलती है। यानी कि ये जो फैक्टर्स है, स्मोकिंग और ये जो तंबाकू, दीज आर कॉल्ड कार्सिनोजेंस। कार्सिनोजेंस यानी कि कैंसर कॉजेटिव एजेंट्स है। दे कैन इंक्रीज द पोटेंशियल ऑफ these cells to transform into cancer cells. At the same time जो ब्लड कैंसर से हमें ऐसा कुछ स्पेसिफिक कॉजेटिव एजेंट्स नहीं होती जो ब्लड कैंसर्स में। दिस इज अगेन समथिंग दैट वी कैन नॉट मॉडिफाई। जो बाकी कैंसर्स में हम बात करेंगे तो दे आर मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स, लाइफस्टाइल रिलेटेड, वेट से लेके आपका फूड से लेके, स्मोकिंग हैबिट्स, ड्रिंकिंग हैबिट्स, your sleep patterns, stress patterns, everything can be modifiable. हम रिस्क फैक्टर्स को कम किया जा सकते हैं डाइट से लेके सारे। बट अनफॉर्चुनेटली जब ब्लड कैंसर्स की हम बात करते हैं, देयर इज नो मॉडिफाइबल, मेजॉरिटी ऑफ देम आर वेरी वेरी रैंडम म्यूटेशंस। यानी कि म्यूटेशन मतलब कोई भी एबनॉर्मल ग्रोथ सिग्नल सेल को मिल रहा है, दैट इज अ म्यूटेशन। ये जो एबनॉर्मल सिग्नल उसको मिला तो वो एक्सेसिव ग्रोथ हो रहा है। हमारा जो बॉडी के सेल्स है, दे आर वेरी रेगुलेटेड, दे हैव ऑन टाइम सिग्नल्स आते हैं, उसके हिसाब से वो काम करते हैं। फिर उसका कुछ सेल्स का डेथ हो जाता है, जो हम बुलाते हैं एपोप्टोसिस, यानी कि प्रोग्राम्ड डेथ होना सेल्स का। तो एक हार्मोनी बना रहता है बॉडी के अंदर, एक हार्मोनी बना रहता है कि कुछ सेल्स नया आ रहे हैं, कुछ सेल्स डेथ हो रहे हैं। तो एक बट ये जो सेल्स बन रहे या उसकी प्रोग्रामिंग ठीक से नहीं हो रहे, कहीं भी कुछ म्यूटेशन आ गया, यानी कि कुछ गलत सॉफ्टवेयर आ गया उसमें, तो ये एबनॉर्मल। तो अगेन ये भी हम कहते हैं कि इम्यून सिस्टम कमज़ोर रहा हुआ इसलिए हो गया होगा। इम्यून सिस्टम भी बहुत कॉम्प्लेक्स है, उसको आप ऐसे, मतलब जैसे कोविड में सब लोग काढ़ा पीने लग गए थे वो इम्यून सिस्टम बढ़ाने के लिए, लेकिन हर बॉडी का इम्यून सिस्टम अलग है। और जैसे आप बता रहे हैं कि सेल का ग्रोथ और उसमें इस तरह की बदलाव होना, इसको ट्रेस करना बहुत मुश्किल है। जैसे इम्यून सिस्टम है हमारा, ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स सिस्टम होती है। ये हमें प्रोटेक्ट करते हैं हर इन्फेक्शन से लेके, इवन टू एन एक्सटेंट ऑफ प्रोटेक्टिंग अस फ्रॉम कैंसर। कैंसर सेल्स को भी कैसे अपने आप को बचाना है, बॉडी के अंदर जो इम्यून सेल्स है वो बाहर से कोई भी इन्फेक्टिव एजेंट आए उसको भी फाइटिंग करते हैं। जो कैंसर सेल्स है, जो बॉडी का प्रॉपर्टी को नहीं फॉलो कर रहे, उसको भी ये फॉरेन माना जाता है। जो बॉडी के जो अंदर सिस्टम को जो फ्लो फॉलो नहीं कर रहे, जो रूल्स को फॉलो नहीं कर रहे,
जो कैंसर सेल्स करके आइडेंटिफाई करके इम्यून सिस्टम इट ट्राइज टू किल द कैंसर सेल्स, बट समटाइम्स द कैंसर सेल्स आर वेरी वेरी स्मार्टर. फिर वो भी ये जो इम्यून सेल्स को कैसे इसको एवेड करना है, हाउ टू बाईपास द इम्यून सिस्टम, दे आल्सो डेवलप देयर ओन मैकेनिज्म्स. उसको रेगुलेट करना और उसको कैसे इम्यून सिस्टम को कैसे हम यूज करके कैंसर सेल्स को हम किल किया जा सकता है. There's a lot of research, of late आपने सुना होगा, जैसे इम्यूनोथेरेपी करके सुना होगा, या टारगेटेड या CAR T cells करके सुना होगा. These are all the advancements by understanding the immune system. आप इम्यून सिस्टम को एंगेज करिए, उसके थ्रू कैसे हम कैंसर सेल्स को फाइट करेंगे. दैट इज व्हाट द इम्यून थेरेपी इज अबाउट. अच्छा, अब ट्रीटमेंट पे आते हैं इसके, और उस तरफ बात हमारी आगे बढ़ भी चुकी है. इसके ट्रीटमेंट में दो चीज़ें एक समझ में आती हैं. एक बहुत हमने सुना है कि एक बोन मैरो ट्रांसप्लांट होता है. दूसरा, बहुत सारे केसेस ऐसे मिलते हैं जिनका पूरी तरह से ठीक हो गया. तो मेरा सवाल ये है कि क्या ल्यूकेमिया पूरी तरह ठीक हो सकता है, और इसको समझाते हुए आप बोन मैरो ट्रांसप्लांट को भी समझाइएगा. ठीक है. तो ज़्यादातर ल्यूकीमियाज जो है, स्पेशली एक्यूट ल्यूकीमियाज है, दे आर वेरी मच ट्रीटेबल. सारी को ट्रीटमेंट किया जा सकता है. कुछ कंडीशंस बहुत सीरियस कंडीशन में है, यानी कि एज बहुत एडवांस्ड एज में है, या फिजिकल कंडीशन फिटनेस नहीं है, तो उन केसेस में हमें क्यूरेटिव ट्रीटमेंट नहीं दे सकते. उनको हम पैलिएटिव ट्रीटमेंट यानी कि लाइफ प्रोलॉन्गेशन करने का, इन्फेक्शन को ट्रीटमेंट करने का प्रयास दिया जाता है. बट अगर पेशेंट फिट है और इनकी ऑर्गन फंक्शंस यानी कि और कोई बीमारी नहीं है उनको, और फिटनेस अच्छी है, तो हम उसको क्यूरेटिव ट्रीटमेंट दिया जाता है. अटेम्प्ट इज टू क्योर मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स. पूरी तरह क्योर हो जाता है कि साथ रहता है? अटेम्प्ट, सो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, अटेम्प्ट इज टू क्योर मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स. तो प्रयास तो जो भी ट्रीटमेंट शुरुआत करते हो तो क्यूर करने का ही करते हैं, जो एक्यूट ल्यूकीमिया है स्पेशली. बट अभी भी विथ ऑल द अवेलेबल ट्रीटमेंट विथ अस, वी आर एबल टू ट्रीट क्लोज टू 40-50% केसेस हु आर हु आर इंटेंटेड टू ट्रीट. यानी कि हम 100 पेशेंट्स को क्यूरेटिव इंटेंट से ट्रीट कर रहे हैं. बाकी जो इन्होंने बताया पैलिएटिव इंटेंट होता है, जिसका फिटनेस नहीं है या ये बहुत सीरियस कंडीशन में, जिसको हम नहीं दे सकते क्यूरेटिव इंटेंट वाला ट्रीटमेंट. उसको छोड़ के जो क्यूरेटिव इंटेंट से हम जो ट्रीट करते हैं, उसमें से क्लोज टू 40-50% आर क्यूरेटिव. अच्छा. बाकी हम बोलते रिलैप्स कर जाते हैं इनिशियल रिस्पॉन्स आने के बाद, या रिस्पॉन्ड नहीं करते. तो सो देयर इज अ लार्ज वैक्यूम स्टिल टू ट्रीट दोज मेनी पेशेंट्स. So with all the available current treatment, current technology and everything, we are still able to treat around. तो बोन मैरो ट्रांसप्लांट को भी समझाइएगा कि तो इसकी सक्सेस रेट कितना है, ये भी बताइएगा. जी जी. सो बोन मैरो ट्रांसप्लांट इज अगेन एक मोडालिटी है ट्रीटमेंट का, ब्लड कैंसर ट्रीटमेंट करने का. जैसे कीमोथेरेपी होती है, शुरुआत में हर पेशेंट को जैसे इनिशियल स्टेज में कीमोथेरेपी दिया जाता है. कीमोथेरेपी से हमें जो सेल्स है, जो ट्यूमर सेल्स है, जो कैंसर सेल्स है, उसको कम किया जाता है और एक कंडीशन में लेकर आएंगे जो बोलते हैं रेमिशन कंडीशन में लेकर आएंगे. रेमिशन कंडीशन मतलब बॉडी के अंदर 1% से बिलो कैंसर सेल्स है, जो ब्लड कैंसर सेल्स पहले जो है एक थ्रेशोल्ड के नीचे लेकर आएंगे, जिसको हम बोलते हैं रेमिशन स्टेटस. यानी कि उस लेवल पे है तो एटलीस्ट एक कंडीशन अच्छी है, रेमिशन में है, बीमारी कंट्रोल में है. रिस्क ये होता है कि फिर ये वापस आने का चांस रहता है. एक बार कंडीशन कंट्रोल में आ गया, फिर वापस आने का रिस्क रहता है. इस कंडीशन के लिए बोन मैरो यूज़ किया जाता है. यानी कि आपको एक रेमिशन अच्छी लेवल पे आ गया, उसको कंसोलिडेट करने के लिए, यानी कि उसको वापस यानी कि रिलैप्स होने का रिस्क को कम करने के लिए बोन मैरो ट्रांसप्लांट एक ऐसा मोडालिटी है ट्रीटमेंट में. इसमें बोन मैरो यानी कि ल्यूकीमियास में ज़्यादातर यूज़ होती है, लिम्फोमास में यूज़ करते, माइलोमास में यूज़ करते. ये जो सारी ट्रीटमेंट का पर्पस होता है कि आपकी जो थ्रेशहोल्ड है वापस रिस्क रिलैप्स यानी कि रिलैप्स होने का रिस्क को कम करने का. क्या होता है सर बोन मैरो ट्रांसप्लांट में? तो एज अ सिंपल प्रोसीजर, इट्स बेसिकली
ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड ऑफ ओन और समवन एल्स। हो सकता है कि खुद की ब्लड को हम दोबारा वापस, इसको एफेरेसिस बोलते हैं इसको, एक प्रकार की CD34 सेल्स या एक प्रकार के T सेल्स को हम री इंजीनियर करके हम वापस पेशेंट के अंदर री इन्फ्यूज़ करते हैं। अच्छा। हो सकता है कि कुछ केसेस में हम ऑटो ट्रांसप्लांट बोलते हैं, यानी कि पेशेंट का खुद को ब्लड को पहले हार्वेस्ट करते हम ब्लड से ही। बोन मैरो बोलते थे क्योंकि पहले शुरुआत में वो बोन मैरो से लेता था, बट आजकल जो टेक्नोलॉजी है लास्ट 2-3 डेकेड से बोन मैरो से एस्पिरेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, हमें ब्लड से ही ये जो कैंसर सेल्स को हटाने के लिए जो हार्वेस्ट हम करते हैं वो ब्लड से ही हो जाता है। इट्स अ वेरी सिंपल टेक्निक वेर यू, हम हाथ से कोई वेन को या नेक से कोई वेन से हम ब्लड सेल्स को पहले हार्वेस्ट करते हैं। हार्वेस्ट करने का सेल्स को हम उसको स्टोर करके, जो पेशेंट को जिसको ब्लड कैंसर है उनको हम हाई डोज में कीमोथेरेपी दिया जाता है। इस कीमोथेरेपी के वजह से जो अंदर की जो मिनिमल जो कैंसर सेल्स जो बॉडी के अंदर है वो एकदम से ख़त्म हो जाएगा। फिर हमने जो स्टोर किया हुआ जो ब्लड है, हो सकता है कि डोनर से लिया हुआ है, जो उनकी जो मैच मिलेगा उनके डोनर से मिलेगा या खुद की, तो हम उसको वापस ट्रांसफ्यूज़ किया जाएगा। जो हमने स्टोर किया हुआ जो ब्लड को पहले से उसको वापस ट्रांसफ्यूज़ किया जाएगा। अच्छा, इसी को स्टेम सेल्स बोलते हैं। जो हमने स्टेम सेल्स, इसी को स्टेम सेल्स बोलते हैं। इसको वापस पेशेंट के अंदर री इन्फ्यूज़ किया जाएगा। अगर हम किसी और से ले रहे, स्टेम सेल्स तो एडवांस है काफ़ी। बोन मैरो का ही स्टेम सेल्स बोलते हैं। अच्छा। बोन मैरो का जो है आपको एक स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं जिसको हम स्टेम सेल्स बोलते हैं। क्योंकि जो हमने हाई डोज कीमोथेरेपी दिया उसकी वजह से उनकी बोन मैरो पूरा सप्रेस हो जाता है, तो अपने आप से वो हीमोग्लोबिन नहीं बना पाएगा, वाइट सेल्स नहीं बना पाएगा या प्लेटलेट्स बना नहीं पाएगा। उसके लिए हमें इसको रेस्क्यू की ज़रूरत पड़ती है। ये जो हमने स्टोर किया हुआ है जो स्टेम सेल्स है, स्टेम सेल्स को हम इन्फ्यूज़ कर दिया तो वो जाके बॉडी के अंदर हार्वेस्ट हो जाता है। क्या सर ये भी एक लोगों में आम धारणा है कि इसके इलाज में बहुत शरीर में दर्द, बहुत तकलीफदेह इलाज होता है, ऐसा है क्या? डेफिनेटली जो बोन मैरो ट्रांसप्लांट है ये कॉम्प्लिकेशंस के साथ होता है। काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं ट्रीटमेंट के दौरान। जैसे अब सिंपल साइड इफ़ेक्ट्स लाइक नॉजिया, वॉमिटिंग हो सकते हैं, उसके साथ साथ डायरिया होना, मुंह में छाले होना, खाने की दिक्कत होना, तेज़ बुखार आना इन्फेक्शन की वजह से, और कुछ केसेस में अराउंड 5% केसेस में इसकी मोर्टालिटी का भी रिस्क है। अच्छा, मैं ये भी पढ़ा था कि इन्फेक्शन के खतरे बहुत होते हैं इलाज में। बिल्कुल। और जैसे मैं इसलिए कह रहा था अभी, जब ट्रांसप्लांट करेंगे, बोन मैरो ट्रांसप्लांट करेंगे, पहले पेशेंट को हाई डोज में कीमोथेरेपी दिया जाएगा। जब हाई डोज कीमोथेरेपी देते हैं तो बॉडी के अंदर जो इम्यून सिस्टम है, क्योंकि वाइट सेल्स वगैरह एकदम से हम एब्लेट कर देते हैं, यानी कि ख़त्म कर देते हैं, तो इम्यून सिस्टम कॉम्प्रोमाइज़ हो गया। जैसे मैं पहले भी हम कह रहे थे, जब से इम्यून सिस्टम कॉम्प्रोमाइज़ हो गया तो पेशेंट को इन्फेक्शंस का खतरा है। तो उसी टाइम पीरियड में पेशेंट को काफ़ी इन्फेक्शंस हो सकती है, न्यूमोनिया स्पेशली लंग इन्फेक्शंस होता है, या गट इन्फेक्शंस हो जाता है जो बवल के जो रिलेटेड इन्फेक्शंस हो जाते हैं, या एब्डोमेन या पेट के अंदर सॉफ्ट टिश्यू का इन्फेक्शंस हो जाते हैं। ये सारे इन्फेक्शंस अगर वो बहुत सीरियस हो जाता है तो उस टाइम मोर्टालिटी का भी रिस्क रहता है। इसलिए पेशेंट को उनको तीमारदारों से भी मिलने नहीं देते हैं। बिल्कुल हम आइसोलेट करते हैं जो ट्रांसप्लांट होते हैं, एक आइसोलेशन रूम्स में रखते हैं। एक अटेंडेंट को हम ज़रूर अलाउ करते हैं, बट वी डोंट अलाउ एवरीवन। उसके लिए एक स्पेसिफिक रूम्स मेंटेन किया जाता है हाइजीन के लिए, हैंड हाइजीन से लेके उसकी एयर फिल्ट्रेशंस यानी HEPA फिल्ट्रेशंस वगैरह करते हैं, यानी कि इन्फेक्शंस को कम करने के लिए। इसी रीज़न की वजह से हम कहते हैं कि बहुत ज़्यादा लोगों से नहीं मिलना है उस पीरियड में, और आमतौर पर फैमिली को भी हम यही समझाते हैं कि ज़्यादा लार्ज गैदरिंग्स नहीं होनी चाहिए। एक अटेंडेंट्स को ही हम यूजुअली अलाउ करते हैं जब ये ट्रांसप्लांट होते हैं साथ में रहने का। अच्छा, अब ये इस बातचीत को वो लोग भी सुन रहे होंगे, देख रहे होंगे जिन्हें ऑलरेडी, जिनके परिवार में कोई है या वे खुद है जिन्हें ल्यूकेमिया है, उन्हें क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? अगर ऑलरेडी ल्यूकीमिया से अगर वो लोग है तो ऑब्वियसली और ट्रीटमेंट चल रहा है, ट्रीटमेंट चल रहा है,
तो जैसे हम कह रहे हैं कि जो एक्यूट ल्यूकीमिया से उनकी ट्रीटमेंट भी हो सकता है कि 3-4 महीने ही हो, उससे ठीक हो जाते हैं। कुछ पेशेंट्स में ट्रांसप्लांट भी करते हैं। तो स्पेशली जिसको ट्रीटमेंट चल रहा है, एक तो पर्सनल हाइजीन इज़ द बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, पर्सनल हाइजीन। उसी की वजह से हम इन्फेक्शंस को कम कर सकते हैं। उसके अलावा डाइट, न्यूट्रिशन। कैसी डाइट होनी चाहिए? डाइट में यूजुअली हम एडवाइस करते हैं इट्स अ बैलेंस्ड डाइट इंक्लूडिंग योर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, एक लिमिटेड पोर्शंस में सब कुछ लेनी चाहिए। उसके अलावा वी एडवाइज टू टेक देम मोर ऑफ हाई प्रोटीन कंटेंट, स्पेशली जब न्यूट्रिशन कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है। और न्यूट्रोपेनिक प्रिकॉशंस हम बोलते हैं, यानी कि जब वाइट सेल्स कम है तो उसको इन्फेक्शंस को कम करने के लिए पर्सनल हाइजीन से लेके रॉ फूड्स अवॉइड करना, अवॉइडिंग फूड्स फ्रॉम आउटसाइड, बाहर का जो चीज़ें यूजुअली अवॉइड करनी चाहिए, टू मेनी स्वीट्स, अवॉइड करनी चाहिए आपको स्पाइसेस, क्योंकि उसकी वजह से भी साइड इफ़ेक्ट्स ज़्यादा हो सकते हैं किसी किसी में। और बाहर का चीज़ें, पैक्ड फूड्स, रेफ्रिजरेटेड फूड्स, ये सब अवॉइड करना चाहिए। अच्छा, क्या सर कोई ऐसी भविष्य में कोई हम उम्मीद कर सकते हैं या अभी कुछ ऐसी रिसर्च चल रही है कि कोई वैक्सीन वगैरह हो जो ल्यूकीमिया से प्रिवेंट कर सके? अभी फ़िलहाल के लिए तो अवेलेबल ऐसा कुछ अवेलेबल नहीं है कि वैक्सीन की वजह से हम ल्यूकीमियास को प्रिवेंट करें, क्योंकि वैक्सीन का फ़िलॉसफ़ी ये होता है कि किसी को आपको उनकी वायरल एजेंट पता होना चाहिए, तो हम उसको वैक्सीन बनाएंगे। या कोई ट्यूमर्स है, उसके लिए आपको एक मॉलिक्यूल पता होना चाहिए कि उसके ऊपर आप वैक्सीन कर सकते हो। ल्यूकीमियास के साथ प्रॉब्लम है कि इट्स ब्लड कैंसर, और आपकी एक टारगेट नहीं होती है, मल्टीपल चीज़ें हो सकती है। तो प्रिवेंटिव वैक्सीन्स एज सच, एज ऑफ नाउ इट लुक्स काफ़ी फ्यूचरिस्टिक, बट वी नेवर नो हाउ थिंग्स वुड एवॉल्व। क्या सर इसका मतलब एक बार ल्यूकेमिया हो गया तो आपके जो ब्लड का पूरा शरीर का इम्यून सिस्टम पूरी तरह चेंज हो जाता है क्या? चेंज नहीं होते, मॉडिफाई होती है। यानी कि आपको जो सिस्टम ऑलरेडी है, अगर आपने इफ़ इट इज़ अफेक्टेड बाय द कैंसर, इट ट्राइज टू मॉडिफाई, यानी कि उसकी कैंसर सेल्स को एवेड, जो भी एवेड कर रहे हैं उसके लिए मैच करने के लिए मॉडिफिकेशंस होती है। जैसे हम आपने सुना होगा इम्यून थेरेपी, इम्यूनोथेरेपी या कार्टी सेल से हम इम्यून सिस्टम को मॉडिफाई कर रहे हैं by engineering and inserting certain agents into these host cells। जो बॉडी का, जो पेशेंट की जो होस्ट सेल्स है उसको लेके हम हार्वेस्ट करके उसको इंजीनियरिंग करके उसके अंदर एक रिसेप्टर को इंसर्ट करके, एक वायरस को इंसर्ट करके वी आर वेपनाइजिंग देम। उसको वेपनाइज करके हम मॉडिफाई कर रहे हैं, मॉडिफाई करके पेशेंट को री इन्फ्यूज़ कर रहे हैं, यानी कि वो जाके कैंसर सेल्स को अटैक किया जाए। सो मॉडिफिकेशंस होगा, पूरी तरफ से चेंज नहीं होता है। अच्छा, मैं ये पूछना चाह रहा था कि किसी को ल्यूकेमिया है, उसका ट्रीटमेंट चल रहा है, क्या वो इंसान सामान्य जीवन जी सकता है, जैसे शादी करना, बिल्कुल, बच्चे पैदा करना, बिल्कुल, ऑफिस जाना? बिल्कुल। जो ल्यूकीमियास है, आमतौर पर एक्यूट ल्यूकीमियास, एक बार ट्रीटमेंट खत्म हो गया 6 महीने के, 1 महीने के, दे विल हैव कम्प्लीटली नॉर्मल लाइफ। जैसे मैं कह रहा हूँ कि बच्चों में एक्यूट ल्यूकीमिया यानी कि ALL ज़्यादा होता है, एक्यूट लिम्फोइड ल्यूकीमिया, और वी सी लॉट ऑफ किड्स कमिंग बैक, जो बचपन में जो इलाज हुआ है, दे कमिंग बैक विथ देयर, दे आर इन स्कूल, दे आर इन कॉलेज, दे गॉट मैरिड, दे कम टू अस विथ किड्स। सो ये सारी फेजेस, जो बचपन में वो 5 साल की उम्र में उनको ब्लड कैंसर था, बट वो फॉलोअप, ईयरली फॉलोअप में कई बार होता है, कुछ पेशेंट्स हम देखने में मिलते हैं, तो 25 साल के बाद वो वापस आ रहे हैं। जब 25 साल के बाद वापस आ रहे वो ईयरली चेकअप में, तो आप उनको स्कूल जाते हुए देखा, कॉलेज जाते हुए, डिग्री करते हुए, प्रोफेशन करते हुए, मैरिज करते हुए, फिर किड्स, तो आपको फिर सारी फेजेस देखने को मिलेगा। तो ये नॉर्मल लाइफ कंप्लीटली लीड कर सकते हैं। कुछ क्रॉनिक कंडीशंस जैसे मतलब CML हो गया, CML हो गया, आपने सुना CML की बीमारी आपने सुना होगा, क्रॉनिक माइलॉइड ल्यूकीमिया। पहले इसका भी इलाज बोन मैरो से होता था, कुछ दवाई देते थे, लेकिन कंट्रोल करने के लिए, पूरी तरफ से कंट्रोल करने के लिए बोन मैरो ट्रांसप्लांट करते थे। लेकिन इसका एक अच्छी चीज़ है कि एक टारगेटेड थेरेपी अवेलेबल है। एक सिंपल टैबलेट की से आप पूरा CML को कंट्रोल किया जाता है काफ़ी साल तक, और उसकी वजह से आजकल CML जो है बिना ट्रांसप्लांट ही
ट्रीटमेंट किया जाता है। 20 साल 30 साल एक टैबलेट से वो पूरी कंप्लीट नॉर्मल लाइफ। जैसे थायराइड की सुबह उठ के टैबलेट ले लिया, डायबिटीज के आपने ले लिया, हाइपरटेंशन के लिए एक टैबलेट ले ले, वैसे ही एक क्रॉनिक बीमारी जो हो गया ल्यूकीमिया भी इसी प्रकार से एक टैबलेट से मैनेज किया जा सकता है, लाइक ए क्रॉनिक इलनेस लाइक हाइपरटेंशन और हाइपोथायराइडिज्म, उतना सिंपल होगी। हम उम्मीद करते हैं सर इसके इलाज में और एडवांसमेंट आए और इजी हो। आज के 20 साल पहले सब कुछ इतना संभव नहीं था। बिल्कुल नहीं था। तो आपसे बात करके यही लगा कि इसके जितनी फियर मॉन्गरिंग है उतना ही इसका एक अलग पक्ष है, इसका ट्रीटमेंट भी हो सकता है। इससे बहुत डरने की ज़रूरत नहीं है। अवेयर रहिए अपने सिम्टम्स को लेकर के और ट्रीटमेंट में जैसे डॉक्टर बताएं उसको फॉलो करिए। शुक्रिया आने के लिए, थैंक यू। तो आज हमने जाना कि ल्यूकेमिया यानी खून का कैंसर उतना डरावना नहीं है जितना इसके नाम से लगता है। सही समय पर पहचान, सही इलाज और सही सपोर्ट के साथ मरीज न सिर्फ जी सकता है बल्कि बिल्कुल सामान्य ज़िंदगी भी जी सकता है। आपको ये बातचीत पसंद आई हो तो अपने परिवार के साथ ज़रूर साझा करें। अगर आप किसी ऑडियो प्लेटफॉर्म पे सुन रहे हैं इसको तो हमारी रेटिंग ज़रूर करें। शुक्रिया।